नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, थाईलैंड ने एक ऐसा महा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिससे रातों रात दुनिया के समुद्री ट्रेड का पूरा नक्शा पलट करके रख दिया है। एक तरफ सिंगापुर से लेकर के बीजिंग तक खलबली मची हुई है, तो दूसरी तरफ भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक बड़े रणनीतिक जश्न की तैयारी हो रही है। दोस्तों, थाईलैंड का $30 बिलियन का मेगा लैंड ब्रिज प्रोजेक्ट अब सिर्फ एक कागजी प्रस्ताव नहीं रह गया है, बल्कि ये ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा गेम चेंजर बनने जा रहा है। यह एक ऐसा कदम है जो मलक्का स्ट्रेट की दशकों पुरानी बादशाहत को सीधे तौर पर चुनौती दे रहा है। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि थाईलैंड का ये मास्टर स्ट्रोक असल में भारत सरकार के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के लिए एक ऐतिहासिक बूस्टर डोज साबित होने वाला है। दोस्तों, ये दोनों देश मिलकर के इंडियन ओशन के अंदर एक ऐसा व्यापारिक और रणनीतिक कॉरिडोर बनाने वाले हैं जिसकी काट फिलहाल किसी के पास भी नहीं है। तो आखिर दोस्तों, थाईलैंड के इस मेगा लैंड ब्रिज प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा क्या है जिसे एशिया का नया ट्रेड गेम चेंजर बताया जा रहा है? रानोंग पोर्ट और ग्रेट निकोबार पोर्ट का वो कौन सा सीक्रेट कनेक्शन है जिससे भारत को जबरदस्त रणनीतिक फायदा मिलने वाला है? और क्या थाईलैंड का ये नया प्रोजेक्ट भारत को इंडियन ओशन का सबसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब बना सकता है? तो दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब समझने के लिए हमें सबसे पहले दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग की असली हकीकत को समझना पड़ेगा। आज के टाइम के अंदर अगर चाइना, जापान और साउथ कोरिया के किसी भी मालवाहक जहाज को यूरोप या फिर मिडिल ईस्ट जाना होता है तो उसके पास में सिर्फ एक ही मुख्य रास्ता होता है। इस रास्ते को मलक्का स्ट्रेट या मलक्का जलडमरू मध्य कहा जाता है। ये इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच फंसा हुआ एक बेहद सकरा समुद्री रास्ता है। इसकी कुल लंबाई करीब 900 किलोमीटर है, लेकिन कुछ जगहों पर यह इतना ज्यादा सकरा है कि इसकी चौड़ाई महज 2.7 किलोमीटर रह जाती है। दोस्तों, आज दुनिया का लगभग 40% समुद्री व्यापार इसी पतले से रास्ते से होकर के गुजरता है और हर साल 80,000 से ज्यादा विशालकाय जहाज यहां से गुजरते हैं। इस समस्या की गंभीरता को एक बेहद आसान उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आप एक ऐसे हाईवे के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं जो बहुत पतला है और वहां पूरे शहर का भारी ट्रैफिक एक साथ आ गया है। जाहिर सी बात है, वहां लंबा जाम लगेगा, गाड़ियों की रफ्तार रेंगने लगेगी और आपका ईंधन भी ज्यादा खर्च होगा। मलक्का स्ट्रेट का भी लगभग यही हाल है। ट्रैफिक और सकरा रास्ता होने के कारण जहाजों की रफ्तार यहां बहुत धीमी हो जाती है। कई बार तो जहाजों को इस रास्ते को पार करने के लिए अपनी बारी का कई दिनों तक लंबा इंतजार करना पड़ता है। इसकी वजह से शिपिंग कंपनियों का बेशकीमती टाइम बर्बाद होता है, जहाजों का ईंधन बेतहाशा फूकता है और माल ढुलाई की लागत आसमान छूने लगती है। दोस्तों, वक्त के साथ में ये समुद्री रास्ता अपनी पूरी कैपेसिटी तक भर चुका है और ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी बन गया है। और दोस्तों, यहीं पर एंट्री होती है थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चरणविराकुल के उस मास्टर प्लान की, जिसने पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। थाईलैंड ने इस ग्लोबल जाम का एक नायाब और पक्का तोड़ निकाल लिया है। थाईलैंड सरकार अपने देश के अनूठे भूगोल का फायदा उठाते हुए दोनों समुद्री छोरों पर दो बेहद विशाल और गहरे बंदरगाह यानी कि डीप सी पोर्ट बनाने जा रहा है। पूर्वी छोर पर गल्फ ऑफ थाईलैंड के पास में चुम्पोन पोर्ट बनाया जाएगा और पश्चिमी छोर के ऊपर अंडमान सागर की तरफ रानोंग पोर्ट का निर्माण होगा। शुरुआत के अंदर थाईलैंड ने यहां की जमीन को काट करके एक लंबी समुद्री नहर बनाने का विचार किया था, जिसे क्रो कैनाल का नाम दिया जा रहा था। ये योजना बिल्कुल पनामा कैनाल या फिर स्वेज कैनाल की तर्ज के ऊपर थी, लेकिन नहर बनाने में पर्यावरण का भारी नुकसान होता, खर्च भी बहुत ज्यादा आता, इसके अलावा तकनीकी चुनौतियां भी बहुत ज्यादा थी। लिहाजा दोस्तों, थाईलैंड के इंजीनियर्स और नीति निर्माताओं ने नहर का आइडिया हमेशा के लिए ड्रॉप कर दिया और उसकी जगह पर लैंड ब्रिज का यह सबसे आधुनिक और स्मार्ट मॉडल पेश किया है। अब असली लॉजिस्टिक्स का जादू इन दोनों बंदरगाहों के बीच देखने को मिलेगा।
चुम्पोन और रानोंग के बीच की दूरी जमीन के रास्ते करीब 90 किलोमीटर है। थाईलैंड सरकार इन दोनों पोर्ट्स को आपस में जोड़ने के लिए इसी 90 किलोमीटर के हिस्से के अंदर एक हाई स्पीड रेलवे लाइन, 6 लेन का एक चौड़ा मल्टी लेन हाईवे और तेल गैस के लिए बड़ी पाइपलाइन का एक पूरा कॉरिडोर तैयार कर रही है। इसे ही लैंड ब्रिज का नाम दिया जा रहा है। यानी अब जहाजों को मलक्का स्ट्रेट का लंबा और थका देने वाला चक्कर लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस पूरे सिस्टम का काम करने का तरीका बेहद दिलचस्प और तेज होगा। प्रशांत महासागर की तरफ से आने वाले पानी के बड़े जहाज पूर्वी छोर यानी कि चुम्पोन पोर्ट पर आकर के रुकेंगे। वहां से उनके कंटेनर्स को ऑटोमेटिक क्रेनों से उतारा जाएगा और सीधे मालगाड़ियों, ट्रकों के ऊपर लोड कर दिया जाएगा। ये ट्रेनें और ट्रक महज कुछ ही घंटों के अंदर 90 किलोमीटर का जमीनी सफर तय करके माल को पश्चिमी छोर पर यानी कि रानोंग पोर्ट तक पहुंचा देंगे। रानोंग पोर्ट पर पहले से ही खाली जहाज खड़े होंगे जिन पर ये माल दोबारा लोड होगा और वो सीधे यूरोप और मिडिल ईस्ट या फिर भारत की तरफ निकल जाएंगे। दोस्तों, सरकारी दस्तावेजों और आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक ये कोई साधारण जुगाड़ नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया से माल ढुलाई की लागत सीधे 30% तक कम हो जाएगी। सबसे बड़ा फायदा समय का होगा। दोस्तों, पूर्वी एशिया से भारत और मिडिल ईस्ट के बीच होने वाले व्यापार का सफर पूरे 14 दिन पहले ही खत्म हो जाएगा। शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर 14 दिन का समय बचना एक बहुत बड़ी आर्थिक जीत मानी जाती है। इससे ईंधन बचेगा, कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा और ग्लोबल मार्केट के अंदर चीजों के दाम भी कंट्रोल होने लगेंगे। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान या कच्चे माल को पहुंचने में 14 दिन कम लगे तो इससे बाजार के ऊपर कितना गहरा असर पड़ेगा। फैक्ट्रियों को कच्चा माल जल्दी मिलेगा, प्रोडक्शन लाइन तेज होगी और ग्राहकों तक प्रोडक्ट तेजी से पहुंचने लग जाएगा। यूरोप और भारत के बाजारों में जाने वाले एशियाई उत्पाद पहले के मुकाबले ज्यादा सस्ते हो जाएंगे। ये सिर्फ 2 पोर्ट्स को जोड़ने की बात नहीं है, बल्कि यह वैश्विक महंगाई को कंट्रोल करने का एक बहुत बड़ा टूल बनने जा रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे अहम हिस्सा अभी बाकी है और वो है भारत की सीधी एंट्री। दोस्तों, थाईलैंड के इस प्रोजेक्ट से सबसे बड़ा रणनीतिक और व्यापारिक फायदा किसी को होने वाला है तो वो सिर्फ भारत है। भारत सरकार अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्से में एक बेहद विशाल मेगा प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रही है, जिसे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। यहां पर गेलाथिया बे के पास में एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जा रहा है। अब दोस्तों, इस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से सामान मंगवाते हैं तो वो सीधा फैक्ट्री से आपके घर नहीं पहुंचता है। वह पहले एक बड़े सेंट्रल हब के अंदर आता है, फिर वहां से छोटे छोटे डिलीवरी वाहनों के जरिए आपके शहर तक पहुंचता है। शिपिंग की दुनिया में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। आज के वक्त में भारत का बहुत सारा माल पहले कोलंबो या सिंगापुर के ट्रांसशिपमेंट हब के ऊपर जाता है, वहां से बड़े जहाजों के अंदर लोड होकर के दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचता है। इससे भारत का करोड़ों डॉलर तो सिर्फ इस ट्रांसशिपमेंट की फीस भरने के अंदर ही खर्च हो जाता है। लेकिन ग्रेट निकोबार में अपना खुद का विशाल हब बनने से भारत न सिर्फ अपना पैसा बचा पाएगा बल्कि दूसरे देशों के जहाजों को भी हैंडल करके अरबों डॉलर की कमाई भी करेगा। दोस्तों, जब थाईलैंड का लैंड ब्रिज पूरी तरीके से चालू हो जाएगा तब भारत का ये ग्रेट निकोबार पोर्ट ग्लोबल शिपमेंट नेटवर्क का सबसे मुख्य केंद्र बन जाएगा। अंडमान और निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी इस बात पर पक्की मुहर लगाई है कि थाईलैंड का ये लैंड ब्रिज प्रोजेक्ट भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को अभूतपूर्व रूप से बढ़ा देगा। इसका सबसे बड़ा कारण दोनों प्रोजेक्ट्स के भूगोल के अंदर छुपा हुआ है। थाईलैंड के इस लैंड ब्रिज का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यानी कि रानोंग पोर्ट, वो सीधे अंडमान सागर में भारत की समुद्री सीमा के बिल्कुल सामने आकर के खुलता है। दोस्तों, जब थाईलैंड के पश्चिमी छोर यानी कि रानोंग पोर्ट से जहाज माल लेकर के निकलेंगे तो उनके ठीक सामने भारत का ग्रेट निकोबार पोर्ट उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा होगा। ये दोनों प्रोजेक्ट्स भौगोलिक रूप से एक दूसरे के इतने करीब हैं कि ये एक दूसरे के लिए एकदम सटीक पूरक का काम करेंगे। थाईलैंड सरकार की ये सोची समझी रणनीति है कि वो अपने इस पश्चिमी बंदरगाह को भारत के सागरमाला प्रोजेक्ट और अंडमान निकोबार के पोर्ट्स के साथ में सीधे तौर पर लिंक कर दे। इससे होगा ये कि भारत और थाईलैंड के बीच की समुद्री दूरी नामात्र की रह जाएगी।
अंडमान सागर के बीचों बीच एक डायरेक्ट शिपमेंट रूट या समुद्री हाईवे खुल जाएगा। दोस्तों, दुनिया के किसी भी देश का माल अगर थाईलैंड के लैंड ब्रिज से क्रॉस होता है तो उसका अगला सबसे तार्किक और सुरक्षित स्टॉप भारत का ग्रेट निकोबार ही होगा। व्यापारिक नजरिए से देखें तो यह भारत के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। भारत और थाईलैंड दोनों ही बिम्स्टेक के बेहद अहम सदस्य हैं। थाईलैंड अपने लुक वेस्ट नीति के तहत भारत के विशाल और तेजी से बढ़ते बाजार के ऊपर पूरा फायदा उठाने के लिए बेताब है। थाईलैंड बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि अगर उसे अपने लैंड ब्रिज प्रोजेक्ट को सफल बनाना है तो उसे भारत जैसे विशाल काय मार्केट के ऊपर पूरा फोकस करना चाहिए और उसका पूरा सपोर्ट भी उसको चाहिए। दोस्तों, बिना भारतीय जहाज़ों और बिना भारतीय कार्गो के कोई भी नया समुद्री रूट एशिया में टिक नहीं सकता है। इस नए कॉरिडोर के जरिए सामान जापान, साउथ कोरिया और थाईलैंड का माल बहुत ही कम टाइम के अंदर, बेहद कम लागत के अंदर सीधे भारत के पूर्वी तटों तक पहुंचा देगा। दोस्तों, इससे कोलकाता, चेन्नई और विशाखापट्टनम जैसे भारतीय बंदरगाहों के ऊपर अब सीधा और सस्ता माल उतरेगा। इससे भारतीय व्यापारियों की लागत घटेगी और उनका मुनाफा बढ़ेगा। जो माल पहले मलक्का स्ट्रेट का लंबा चक्कर काट करके और सिंगापुर में रुक करके भारत पहुंचता था, वो अब सीधा रानोंग पोर्ट से भारत के बंदरगाहों पर आ जाएगा। दोस्तों, अगर इसे आसान और सरल भाषा के अंदर समझे तो ये सीधा रास्ता हमारे तटीय इलाकों का पूरा कायापलट कर देगा। जब रानोंग पोर्ट से निकला हुआ माल सीधे विशाखापट्टनम या चेन्नई पहुंचेगा तो इन शहरों के आसपास नए इंडस्ट्रियल हब बन जाएंगे, वेयर हाउस बनेंगे और नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एस्टेब्लिश होंगे। इससे लाखों की संख्या के अंदर सीधे तौर पर जॉब्स जनरेट होंगी। भारतीय कंपनियों को अपना माल दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर भेजने के लिए बहुत कम भाड़ा देना होगा। दोस्तों, ये भारत के एक्सपोर्ट को डबल करने की डायरेक्शन के अंदर सबसे प्रैक्टिकल कदम साबित होने वाला है। अब बात करते हैं इस पूरी स्क्रिप्ट के सबसे धांसू और रोमांचक पहलू पर, वो है जियोपॉलिटिक्स। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों और सिंगापुर के ISES यूसुफ इशाक इंस्टीट्यूट के विश्लेषक यूनिज मार्क का कहना है कि यह प्रोजेक्ट थाईलैंड के लिए एक बड़ा नेशनल सिक्योरिटी एसेट बनेगा, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा रणनीतिक असर चाइना के ऊपर भी पड़ने वाला है। जियोपॉलिटिक्स की दुनिया के अंदर ताकत का मतलब सिर्फ सेना नहीं होती है, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन पर आपका कितना कंट्रोल है, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर थाईलैंड इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर चाइना की बड़ी सरकारी कंपनियों को मालिकाना हक देने के बजाय भारत और दूसरे बिम्स्टेक देशों के साथ में मिलकर के काम करता है तो हिंद महासागर के अंदर भारत की रणनीतिक स्थिति इतनी ज्यादा मजबूत हो जाएगी कि कोई भी बाहरी ताकत यहां अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। दोस्तों, चाइना अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आयात करता है और ये सारा तेल इसी मलक्का रूट से होकर के जाता है। चाइना को हमेशा ये डर सताता है कि किसी भी बड़े संकट के दौरान इस संकरे रास्ते को ब्लॉक किया जा सकता है और इससे चाइना को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, अब इस पूरे प्रोजेक्ट से भारत को बहुत ही तगड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि भारत इसके जरिए अब न केवल अरबों डॉलर कमाएगा बल्कि अपनी सुरक्षा भी बेहद सुनिश्चित कर पाएगा। दोस्तों, इस वक्त जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है उसके ऊपर पूरी दुनिया की नजरें हैं, साजिशों के पूरे रास्ते खुले हुए हैं। वहां पर लगातार कुछ हमारे ही देश के लोग उसका विरोध करने में जुटे हुए हैं कि वहां पर्यावरण खराब हो जाएगा, लेकिन पर्यावरण से ज़्यादा असली चिंता उनकी दूसरे देशों के प्रति है, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट तैयार होता है तो पर्यावरण और बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए, उनके लिए सरकार ने बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन जिस चीज़ से भारत सबसे समृद्ध होगा वो होगा ये कि इस मलक्का स्ट्रेट पर भारत की पूरी पैनी निगाहें टिक जाएंगी, जहां से चाइना का 80% माल गुजरता है। दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय जरूर रखें। नमस्कार।